आज एनिमल न्यूट्रिशन का आप लोगों का लास्ट लेक्चर रहेगा। और आज हम यूनिट 7 और 8 को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ ऐसा डाटा है जो फैक्चुअल है, वो आप लोगों को याद करना है। उसको यहाँ पे डिस्कस करके समय खराब नहीं करेंगे। और उसमें भी क्या कैसे याद करना है वो एक मैं आइडिया आपको थीम बता दूंगा कि क्या क्या चीजें जो हेडिंग सब हेडिंग होती हैं वो लिखनी होती हैं। उसमें हर एक चीज के लिए, हर एक स्पीसीज के लिए, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करूं तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं स्पीसीज के, तो उन फेजेस को आपको कैसे लिखना है, उसमें भी जो फैक्चुअल डाटा रहेगा उसमें भी आपको दो ही चीजें याद करनी है। एक तो जो रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में क्या देखा था, एनर्जी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट। और एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी निकालने का सबसे बेहतर जो तरीका था, जिसकी सबसे ज्यादा बार बार बातें की जाती हैं, वो टीडीएन होता है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि टोटल एनर्जी वैल्यू निकालते हैं उसमें। तो हम किसी भी स्पीसीज का अगर बताना चाहें एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, यूजुअली हम वो टीडीएन के बेसिस पे निकालते हैं। यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं कि आप बता दीजिए इसका फीड में टीडीएन कितना रहेगा। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, हम क्या बता रहे हैं, एनर्जी बता रहे हैं कि एनर्जी इतना चाहिएगा। ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, प्रोटीन में सिंपली लिख देते हैं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो डाइट का फॉर्मुलेशन की जब हम बात करेंगे तो ये बात तो तय है, पक्की है कि उसके अंदर टीडीएन और प्रोटीन तो बताना पड़ेगा, बट बेहतर तरीके से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम प्रिसाइजली एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने जो प्रोटीन कैलकुलेट किया था वो क्रूड प्रोटीन की फॉर्म में कैलकुलेट किया था। तो यहां पे बजाय कि सीधा प्रोटीन कितना चाहिए, हम थोड़ा बेहतर तरीके से लिखते हैं कि डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, डीसीपी। तो दो वर्ड मैंने आप लोगों को यहां पे बताए, वन इज टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड इज डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। तो किसी का भी फार्मूलेशन, आपको एनिमल की किसी भी स्पीसीज का फार्मूलेशन करना हो, आपको ये दोनों चीजें तो बतानी ही बतानी है, कंपलसरी है। और वो डाटा एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल प्रीसाइजली कि हाँ टीडीएन की ये वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्पीसीज के इस पर्टिकुलर फेज में, और डीसीपी की ये वैल्यू रहेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं किसी भी डाइट को हम फार्मुलेट करते हैं, तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अब बोलेंगे कि सर क्या सिर्फ दो ही चीजें बता दें, क्या काम चल जाएगा क्या, वो तो ऐसे खत्म हो जाएगा, एक लाइन और दो लाइन। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को लिखनी होती हैं जब हम फीड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कि क्या क्या उसमें फीड के अंदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इज एनर्जी, जो यूनिट 1 में पढ़ा था। फिर हमने प्रोटीन के बारे में देखा था कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे होती है, इवन वो भी चेक किया था। बट वो रिक्वायरमेंट कितनी होगी एनर्जी की और प्रोटीन की, उसके जो मेथड थे उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब डायरेक्टली उन मेथड्स को अप्लाई करके या किसी और मेथड को अप्लाई करके जितना एग्जैक्टली जिस स्पीसीज को चाहिए उतना एग्जैक्ट नंबर हम यहाँ पे याद करेंगे। उसमें दिमाग नहीं लगाना कि वो कैसे निकला है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं, वो हमने यूनिट 1 और 2 में पढ़ लिया। अब तो जो भी निकलता है साहब वो निकाल करके डाटा में बताया हुआ है, सीधा याद कर लेना, इस स्पीसीज के लिए इस पर्टिकुलर फेज में इतना डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन चाहिएगा और इतना टीडीएन चाहिएगा, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, एक थीम क्लियर कर रहा हूं लेक्चर से पहले, ताकि मैं आपको ये बोलूं आपको ये खुद से करना है तो ये ना लगे कि सर ऐसे कैसे, सारा खुद से कैसे करना है। एक थीम है, वो थीम सभी स्पीसीज में काम आएगी, वेदर यू आर रीडिंग अबाउट शिप और गोट और पिग और पोल्ट्री, सब में वो चीज काम आएगी। कौन सी चीजें, टीडीएन और डीसीपी। अब ठीक है, तीसरा आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में हम किसकी बात करेंगे, अगर प्रोटीन स्पेसिफिक में अगर बोल रहा हूं कि मुझे प्रोटीन के बारे में एक पॉइंट और देखना है कि इसको भी ऐड करो, थोड़ा स्पेसिफिक मेरे को चाहिए, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं प्रोटीन में भी एग्जैक्ट, अगर स्पेसिफिक डिटेल में जाए तो क्या चीज बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं अमीनो एसिड। जो हमने पूरा कहां से निकाला था, वो केमिकल स्कोर वाला मेथड था, इंडेक्सिंग कर रहे थे उसमें अमीनो एसिड की, एग के साथ, स्टैंडर्ड एग के साथ कंपेयर करके हम ये देख रहे थे कि अमीनो एसिड किस फीड में कम है किस फीड में ज्यादा है, उसका स्टैंडर्ड एग से हमने कंपैरिजन किया था, केमिकल स्कोर वाला मेथड किसी को याद हो तो। ठीक है, अब ये हमने इसमें है ना, लेक्चर यहाँ पे साथ के साथ में, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि पहला टॉपिक चलेगा तो स्टार्ट होगा लेक्चर। लेक्चर में मैं आखिरी तक जाता हूं, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है मैं कोशिश करता हूं कि पहली स्लाइड पे ही लेक्चर के आखिर तक चला जाऊं मैं, यूनिट 7 और 8 के। और जो उसके बीच में कुछ टॉपिक रहेंगे जो मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो स्टोरी लाइन में डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हैं। स्टोरी लाइन एक बना रहा हूँ, उसके बाद हम जो टॉपिक्स हैं उनको भी डायरेक्ट देख लेंगे, बट एक स्टोरी लाइन रहेगा तो आपको रहेगा ओके यूनिट 7 और 8 में ये आता है, ये चीजें पढ़नी है और ऐसे पढ़नी है। ठीक है जी, तो पहला मैंने बात की, जो भी स्पीसीज का फीड रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो, उसमें सबसे पहला टीडीएन आप लोगों को याद करना है। फिर आपको डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन याद करना है।
उसके बाद भी अगर मैं प्रोटीन में स्पेसिफिक बात करना चाहूं, आपको आता है कि फूड फॉर्मुलेशन बताइए पोल्ट्री का कैसे बनाएंगे, तो सारी चीजें लिखनी है उसमें, कैसे लिखनी है वो मैं बताता हूँ। टीडीएन लिखा आपने, डीसीपी लिखा आपने, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का कंपोजिशन भी बता दिया। पोल्ट्री के अंदर कौन सा अमीनो एसिड ऐसा होता है जो काफी कम अमाउंट में होता है, उसको बाहर से देना पड़ता है, वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। याद है किसी को? पिग पोल्ट्री का याद किया था हमने एक ट्रिक बना के, पिग छोटा पोल्ट्री बड़ा, तो ऐसा रहेगा उसके अंदर। एल मिथियोनिन लाइसिन। ग्लाइसिन भी उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। गोट के अंदर कौन सा मिनरल था? सल्फर। सल्फर उसकी वूल की अगर सल्फर। हम बात करते हैं तो ठीक है, उसमें अमीनो एसिड ये डाल देंगे, सिस्टीन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन। ये सिस्टीन मिथ्योनिन तो सब जगह ही चलता है, कहीं पे भी डाल देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हमने याद किया था पोल्ट्री के लिए ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में जी एक्स्ट्रा आ जाता है लाइसिन के बाद, और पिग के लिए लाइसिन। हालांकि ग्लाइसिन पिग में भी देते हैं, बट अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो आंसर वो जाता है। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ ली अभी तक। एनर्जी टीडीएन से, प्रोटीन रिक्वायरमेंट डीसीपी लिख करके बताना है, उसमें भी प्रोटीन में स्पेसिफिक अमीनो एसिड कौन से इस पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर हम बात करें तो लिख देना है कि इस स्पीसीज के अंदर ये एसेंशियल अमीनो एसिड बाहर से देना होता है, क्योंकि ये स्पीसीज जो है इसको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। उसके बाद क्या आता है? विटामिन। विटामिन को बोल सकते हैं हम, हाँ, विटामिन भी ऐड कर देंगे साहब। सबसे जनरल, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है विटामिन के अंदर तो क्या लिख देंगे? विटामिन ई तो लिख ही देना, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और विटामिन ई के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाने वाला और कौन था जो हेल्प कर रहा था इसको रिपेयर करने में, किसी को याद है अगर? सेलेनियम। सेलेनियम, वेरी गुड जी। तो ये विटामिन वाला भी लिख देंगे। तो हमने क्या क्या बता दिया? एनर्जी बता दी टीडीएन से, प्रोटीन बता दिया डीसीपी से। और डीसीपी के बाद जब आपको वर्ड फाइल दूंगा ना, तो वो सारी चीजें दिखेंगी, यहाँ पे नहीं दिखेंगी, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बताया, बट वर्ड फाइल को आपको जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों इतना एनर्जी यहाँ पे लगा रहा था, क्योंकि सभी स्पीसीज में बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे ही दिया हुआ है, और एकदम से आपको हिट कर जाएगी वो चीज। टीडीएन, डीसीपी, डीसीपी के बाद हमने प्रोटीन में ही अमीनो एसिड को देखा, फिर विटामिन को देख लिया हमने, फिर किसकी बात कर सकते हैं? एडिटिव्स की बात कर सकते हैं। अगर मैं पोल्ट्री की केस में एडिटिव्स की बात करूं तो कौन से दो एडिटिव्स हम डाल सकते हैं? एक तो मेरे को बता दो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए क्या डाल सकते हैं, हेडिंग ये बता दो, एग्जांपल भी नहीं पूछ रहा हूं। ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे हम क्या यूज कर सकते हैं पोल्ट्री में या किसी भी स्पीसीज में? कोलेस्टीन सल्फेट सर। हाँ वो ठीक है, बट मैं बस एक जनरल पूछ रहा हूँ। बेसिकली हम क्या यूज कर सकते हैं? एक एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं ना सबके लिए, एंटीबायोटिक। राइट? तो एंटीबायोटिक से हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करवा सकते हैं, ठीक है साहब। और क्या कर सकते हैं? एक हमने वो पढ़ा था कलरिंग एजेंट, इस पे पूरा डिस्कशन चला था अपना टेस्ट डिस्कशन के जेंथोफिल। बाद। जेंथोफिल। जेंथोफिल, राइट? उसमें भी तीन तरह के होते हैं, वो ल्यूटीन होता है एक जिसका येलो कलर होता है, फिर वो कैंथा जेंथोफिल था, एक जिया जेंथिन था। जी, जिया बोल दो, इसको जी बोल दो, जो बोलना है। मतलब हमने क्या देखा? फिर से मैं आपको फाइनली बता देता हूं। हमने देखा एनर्जी टीडीएन से, फिर डीसीपी, फिर हम अमीनो एसिड के बारे में बता देंगे, फिर विटामिन के बारे में बता देंगे, थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस। कैल्शियम की स्पेसिफिक बात करेंगे पोल्ट्री में लेयर्स के अंदर, क्योंकि लेयर्स में कैल्शियम में किस किस चीज में हेल्प करता है? वो एग शेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसमें काफी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, ठीक है। वहां पे हम पढ़ेंगे कि उनकी डाइट में तो कैल्शियम देते ही हैं, बट जो कैल्शियम ग्रिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कंकर जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, वो अलग से रख देते हैं। वो डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है अपने अकॉर्डिंगली वो जाकर के खा सकते हैं। तो जो हाईएस्ट रिक्वायरमेंट जिसकी होगी, या ज्यादा होगी या कम होगी, तो वो अपना ग्रिट से जाके कर लेगा। और उसके बाद नॉर्मल लेवल तो बना ही रहता है, नॉर्मल बेसल लेवल के लिए तो फीड में अलग से कैल्शियम देना ही पड़ता है। तो वहां पे मिनरल की बात भी हमने कर ली। तो बेसिकली अभी तक जितनी भी स्पीसीज में आप पढ़ने वाले हैं आगे, तो एनर्जी का टीडीएन, प्रोटीन का डीसीपी, और उसके बाद फिर अमीनो एसिड की हेडिंग लिख सकते हैं, फिर आप विटामिन लिख सकते हैं, फिर आप मिनरल लिख सकते हैं, और फिर एडिटिव भी चाहे तो लिख सकते हैं। एक फीड फॉर्मुलेशन में ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक चीज छोड़ दिया, रुको 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 रुको, एक चीज तो छोड़ी, चलो पोल्ट्री की बात ना भी करो आप, एक रफे छोड़ दिया आपने। हाँ, रफेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस स्पीसीज में यूजुअली यूज करते हैं। रफेज में क्या होता है? फाइबर कंटेंट होता है, एनर्जी नहीं होती है, बट वो बेली फिलिंग के काम आता है। और बाकी का जितना भी मटेरियल हम देते हैं फीड में डाल करके, उसके प्रॉपरली डाइजेशन के लिए, उसके प्रॉपरली उसको अब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कराने के लिए फाइबर कंटेंट देना जरूरी होता है। तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि उसका उसके बिना वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है फाइबर कंटेंट की वजह से अच्छा रहता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा रहेगा फाइबर कंटेंट की वजह से, तो बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल बी इजी टू अब्जॉर्ब, ठीक है। तो रफेज वाला आप लिख सकते हैं। तो अभी फिर से मैं बताता हूं, क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि आप जितना भी वर्ड फाइल में देखेंगे सब जगह यही मिलेगा आपको। डीसीपी मिलेगा, टीडीएन मिलेगा,
अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको, आपको विटामिन मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे, एडिटिव्स मिलेंगे, और रफेज भी मिल सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट रूमिनेंट्स, ठीक है। इवन पिग के केस में भी रफेज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है साहब। अब अमीनो एसिड के बारे में मैं बोल रहा था, तो अमीनो एसिड तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला सबको पता होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, जो एनिमल खुद की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकता है और उसको बाहर से लेना जरूरी होता है, जैसा कि हमने पिग में पढ़ा था लाइसिन और पोल्ट्री में पढ़ा था ग्लाइसिन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड के आपके एग्जाम्पल रहेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं क्रिटिकल अमीनो एसिड, क्रिटिकल और एक होता है लिमिटिंग अमीनो एसिड। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को आप इस लिख लें, ध्यान रख लें। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूं, मेरे को फिर से कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कहा इसको अगर किसी पॉइंट में किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है उसको 50 लाइंस में पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो, अलग अलग जगह पे जाके सिर्फ एक एक कॉन्ट्रास्टिंग लाइन या सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड लिखो। उससे आपको पता है कि ये वर्ड जो है या ये लाइन जो है वो उसको डिफरेंशिएट करेगी उस चीज से जिससे हम उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। और लिमिटिंग अमीनो एसिड में और क्रिटिकल अमीनो एसिड में ये फर्क होता है। जो क्रिटिकल अमीनो एसिड होते हैं ना, वो एसेंशियल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, अगर वो अमीनो एसिड ना हो तो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ना, वो वाला प्रोसेस ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जबकि लिमिटिंग अमीनो एसिड क्या होता है, जो डाइट आप एनिमल को दे रहे हैं, यूजुअली वो वाले अमीनो एसिड उस डाइट के अंदर क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, कम होंगे। अगर वही डाइट आप देते चले जाओगे और उन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को आप बाहर से सप्लीमेंट नहीं करोगे, तो उन अमीनो एसिड की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। और क्रिटिकल में क्या, क्रिटिकल डाइट के अंदर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मेन बात क्या है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो क्रिटिकल, नाम से पता लग रहा है क्रिटिकल होते हैं। अमीनो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और क्रिटिकल में बोल रहा हूं तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये वो क्रिटिकल है, इसलिए उनको क्रिटिकल अमीनो एसिड बोला जाता है। जबकि लिमिटिंग अमीनो एसिड किसको बोला जाता है, जो डाइट के अंदर लिमिटेड होते हैं, जो यूजुअल डाइट होती है एनिमल की उसमें वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बाहर से सप्लीमेंट कर देते हैं। ये आपकी बात हुई रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड, क्रिटिकल अमीनो एसिड और आपका लिमिटिंग अमीनो एसिड, ठीक है। कुछ चीजें थी जो रिलेटेड सी थी, मैंने आपको साथ के साथ बता दी। अब एक मेन थीम की बात और आपको बताता हूं। यूजुअली ऐसा होगा 90% केसेस में, जो छोटा बच्चा होगा ना, उसका जो डाइट रहेगा, डीसीपी रहेगा, टीडीएन रहेगा, वो हमेशा ज्यादा रहेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, खास करके नॉन वेटनरियन जो है उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे ऐसे कैसे सर, बच्चा है तो उसकी तो डाइट कम होनी चाहिए, बड़ा हो रहा है तो डाइट ज्यादा होनी चाहिए। डाइट तो ज्यादा है, बट हम यहाँ पे परसेंटेज बेसिस में बात कर रहे हैं, पर केजी की बात कर रहे हैं। पर केजी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बच्चे की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रोविंग फेज है, ये जो उसके आगे एज रहेगी उससे ज्यादा क्या कर रहा है, उसके उससे अगर हम रिलेट करेंगे तो उसका जो ग्रो कर रहा है ये उससे काफी ज्यादा कर रहा है। तो पर केजी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी पर केजी, वो बच्चे की ज्यादा रहेगी। हाँ, ऑब्वियसली क्वांटिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा रहेगा उसको क्वांटिटी फीड की ज्यादा चाहिए होगी, न्यूट्रिएंट भी ज्यादा चाहिए होंगे। बट पर केजी जो डीसीपी और टीडीएन है वो थोड़ा कम चाहिए होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा आगे जाके, तो अगर ऐसा कोई डाउट होता है भी क्लियर हो गया। और यूजुअली होता क्या है, बच्चे का ज्यादा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है, ठीक है। ठीक है साहब, अब हम शुरू करते हैं लेक्चर को। जो जो टॉपिक रहेंगे आपको खुद से पढ़ने में बताता चलूंगा, और जो कुछ ऐसा है कॉन्सेप्चुअल है, जो फैक्चुअल नहीं है, सीधा डाटा नहीं है, उसको मैं साथ के साथ थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूंगा। और बाकी जो फैक्चुअल है, जैसे वर्ड फाइल आपको मिलेगी, हम क्वाइट श्योर आप लोग बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे, उसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, ओके। और एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये क्रिटिकल अमीनो एसिड को भी सप्लीमेंट करना जरूरी है? देखिए लिमिटिंग क्रिटिकल अमीनो एसिड, मैंडेटरी? हाँ बिल्कुल उसमें जरूरी होता है, उसमें भी 90% आप इसको मान के चलिए। अगर आप देखेंगे जो क्रिटिकल अमीनो एसिड होते हैं वो भी फीड्स के अंदर कम होते हैं। आप जब डेफिनेशन देखेंगे ना कहीं पे जाके, बुक में, गूगल में, कहीं पे भी, तो आपको कंफ्यूजिंग डेफिनेशन मिलेगी। उसमें बोलेंगे उनको भी सप्लीमेंट करना जरूरी होता है, वो भी लिमिटेड होते हैं डाइट में। और दूसरे के बारे में बोला जाता है वो शॉर्ट होते हैं डाइट में, उनको भी वो करना, डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना जरूरी होता है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को। क्या कंफ्यूजन होता है कि सर इनको भी, ये भी शॉर्ट है डाइट में, ये भी शॉर्ट है, तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? जो मैंने आपको बताया ना, जो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो भी लिमिटेड है डाइट में, वो भी लिमिटेड है, बट वो प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, नहीं तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। जी, ओके सर।
हाँ, तो क्योंकि आप डेफिनेशन देखेंगे ना इसकी जाके, वो कंफ्यूजिंग सी है, दोनों ही शॉर्ट बताते हैं कि लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, इनको भी सप्लीमेंट करना पड़ेगा, उनको भी सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसको बाहर से सप्लीमेंट नहीं करना पड़ रहा है, आपकी खुद की बॉडी में बन रहा है, वो असेंशियल भी नहीं है मान के चलिए, बट उसकी कमी रहेगी तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो बॉडी के अंदर है, वो भी हो सकता है कि डाइट के अंदर आपको बाहर से देना पड़ रहा है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी के अमीनो एसिड के कंपेरिजन में देखा जाए तो। ठीक है जी, क्लियर है अभी डॉक्टर के बी, ओके है ना? यस सर, यस सर, यस सर। ओके जी, ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ओके, फीडिंग ऑफ गोट से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, गोट का बिहेवियर को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी फीडिंग की बात करेंगे। और जब गोट्स की बात आती है तो उसके हम मीट पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, दो ही पर्पज होते हैं। जबकि अगर शिप की बात आएगी तो शिप में क्या होता है, मिल्क होता है क्या, वूल के लिए करते हैं, हम्म। दूसरा किसके लिए करते हैं, मीट के लिए। मीट के लिए मटन। ठीक है जी, तो मीट के लिए तो दोनों ही है, बट यहाँ पे गोट मिल्क के लिए यूज करते हैं यूजुअली, और जो शिप होती है उसको वहां पे वूल वाली बात करते हैं मिल्क की जगह पे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है। अब ग्रेजिंग पैटर्न में इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। जो आपकी गोट होती है उसका जो 80% न्यूट्रिशन उसको रिक्वायर होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उसका 80% तो उसका ग्रेजिंग बिहेवियर की वजह से वो चूजी होती है, ब्राउजिंग बोलते हैं उसको, ब्राउजिंग करती है, ढूंढ ढूंढ के अपना जो जो उसको चाहिए होता है वो सारा का सारा बाहर से वो ब्राउजिंग करके ले लेती है। मैं ग्रेजिंग क्यों नहीं बोल रहा, ग्रेजिंग में और ब्राउजिंग में थोड़ा सा ये स्पेसिफिक डिफरेंस आ जाता है। ब्राउजिंग का मतलब अपने आप सिलेक्ट करके वो ले रही है, सिलेक्टिव है वो काफी। ये नहीं है कि रूमिनेंट्स की तरह अगर कोई कील भी दे दी तो उसको भी खा लिया और उसके बाद उसको टीआरपी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो थोड़ा सिलेक्टिव होती है, उसको बोलते हैं ब्राउजिंग करती है। कौन, गोट, गोट की बात चल रही है यहाँ पे। अब ब्राउजिंग करती है तो उससे 80% जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी होती है क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसकी खास बात क्या है, जो गोट है, कोई बताना चाहे आप लोगों में से गोट की कोई खास बात। शिप को और गोट के यहां पे खत्म कर देते हैं साथ के साथ। कोई खास बात बताना चाहेगा गोट के बारे में, और ये रूमिनेंट्स में थोड़ी सी बेटर क्यों है, एफिशिएंट क्यों है, बाकी के रूमिनेंट्स के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी एफिशिएंट क्यों है गोट, आप बताएंगे तो टॉप्स याद को रहेगा खाती है। जी। टॉप टॉप को खाती है। बिल्कुल, और बताएं कुछ स्पेसिफिक जनरल पॉइंट चाहिए, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल सा पॉइंट मेरे को चाहिए। जो कोर्स फाइबरस फीड्स होते हैं उनको ये ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर देती है, तो उससे क्या होता है, जो कोर्स फाइबरस फीड होते हैं उनका डाइजेशन वो अच्छे से कर रही है, तो मान के चलिए उसको एनर्जी थोड़ी ज्यादा मिलेगी उसी पर्टिकुलर फीड से। जो बाकी स्पीसीज अगर उसको यूज करती तो उनको एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। और एक खास बात और होती है गोट की, अगर आप लोगों को पता हो तो, उसको जो बीएमआर होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो ज्यादा होता है, तो उसको बाकी की स्पीसीज के कंपैरिजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है साहब, नॉर्मली फीड किस पे करती है आपने बताया, टॉप्स पे करती है, श्रब्स, बुशेस, लीव्स, इवन जो वुडन पार्ट होता है उसके ऊपर भी वो फीड करती है। अब आप बोलोगे सर वुडन से तो एनर्जी मिल नहीं रही, वही तो पॉइंट, वो एफिशिएंट रूमिनेंट होती है, तो वो क्या करती है, जो लिग्निन वाले बॉन्ड होते हैं उनको वो बाकी के रूमिनेंट के कंपैरिजन में उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है, उस उतने ही फीड से, उसी क्वालिटी के फीड से वो ज्यादा क्या कर लेती है, न्यूट्रिशन गेन कर लेती है, या एनर्जी में बोलो ज्यादा गेन कर लेती है। ठीक है साहब, ये हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोट फीडिंग। अब शिप में अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, जो 3 to 4% होता है, आगे आएगा काफी, बट यहाँ पे बता देता हूँ, बार बार एक साथ कंपैरिजन हो जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये वाले शिप के पॉइंट थे कि वो गोट के थे। गोट की सबसे पहली बात हम करते हैं, जो अपर लिप होता है, मजल होता है ना, मजल, वो ऐसे डिवाइडेड होता है दो हिस्सों में, यूं यूं करके, ठीक है। तो उस पे इसकी वजह से क्या हेल्प होती है, उसको निबल कर लेती है लीव्स को। निबल का मतलब जो ब्लेड्स होता है ना, जैसे आपने देखा होगा नोटबुक का पेज होता है, उस पे यूं भी लग जाएगा तो पूरा कट जाएगा, ऐसे लीव के ब्लेड भी होते हैं। तो उसकी वजह से अपर लिप में जो स्प्लिट होता है उसका वो, तो उसकी वजह से, जैसे ये लगा लीजिए, ये यूं करके यहाँ पे लीव है, तो उसको अच्छे से वो ले सकती है, एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर सकती है, उसको कट नहीं पड़ेगा उसकी वजह से। 3 to 4% ऑफ बॉडी वेट का क्या करती है वो, उसको अगर ग्रेजिंग करने के लिए भेज दिया तो ग्रेजिंग कर लेगी। और दूसरी क्या खास बात है, अगर स्टाल फेड शिप को कंपेयर करेंगे ऐसी शिप से जो ग्रेजिंग कर रही है, पास्चर में हमने जिसको छोड़ा हुआ है, तो 10 से 15% वो ज्यादा खाएगी अगर पास्चर में वो ग्रेजिंग कर रही है खुद से। ठीक है, ये बात क्लियर है, इतनी कोई मोटी बात नहीं है, बड़ी जनरल सी बात है। अगर आपसे कोई भी फीड फार्मूलेशन शिप का या गोट का पूछा जाए तो थोड़ा सा आप करेक्टरिस्टिक लिख देंगे ना स्टार्टिंग में,
टीचर को अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इतनी है, आपको आंसर लिखना है इतना, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं ये आपको वो रिक्वायरमेंट या फीड फॉर्मुलेशन से थोड़ी सी पहले लिख देनी है, ताकि आपके आंसर में थोड़ी जान आ जाए, लगे कि हाँ इनको फीड और गोट के बिहेवियर के बारे में पता है, पैटर्न के बारे में पता है, तो इट फील्स गुड, लगता है टीचर को कि हाँ बच्चे को पता है कि वो किस बारे में लिख रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, कॉमनली अवेलेबल फीड क्या होता है, कोई बताना चाहेगा इंडिया के अंदर? नेपियर ग्रास, आपको पता है नेपियर ग्रास क्या होती है? तो ग्रास ही होती है एक तरह की। गोट का हम कॉमन फूड की फीड की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो अवेलेबल होता है। आप लोग तो कोई है ऐसे एरिया से जहां पे गोट या शिप ज्यादा पालते हो, रेयरिंग ज्यादा होती है वहां पे, तो बताइए क्या क्या लोकल फीड होता है, जल्दी से बता दो। तो मैं तो बता ही दूंगा। हाँ जी, कोई तो बताओ। नॉर्मल फीड क्या क्या खिलाते हैं उनको? लेग्यूमिनस फोडर की अगर बात करें, बरसिम खिला दो। और किसकी बात कर सकते हैं? जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसकी बात कर सकते हैं। क्रॉप रेजिड्यू में क्या होता है? जो बचा हुआ होता है। बचा हुआ क्या? गेहूं है, उसका जो तना होता है वो नीचे से बचा होता है, क्या बोलते हैं उसको? व्हीट स्ट्रो बोलते हैं। उसको भी खिला सकते हैं। विंटर्स की अगर मैं बात करूं तो बरसिम को भी फीड करा सकते हैं। क्या करा? जो बरसिम है उसमें प्रोटीन रिच होता है ना, ट्री लीव्स है, ब्रांचेस हैं, ये सबको खा लेगी। ये बेचारे सिंपल से होते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं, और इनको ज्यादा वो नहीं करना पड़ता अपने को, स्टाल फैट छोड़ दोगे अपने आप ब्राउजिंग करके काम कर चला लेंगे अपना। अब शिप की एक खास बात और सुन लो, आगे जाने से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये सच में इससे आप ग्रेजिंग करवा करके इसको हमें पूरा फीड करना है, तो कम से कम 10 से 12 घंटे आपको घुमाना पड़ेगा उसको। आपने देखा भी होगा जो चरवाहे होते हैं वो क्या पूरा सुबह से चलते हैं, शाम तक उनको चलाते रहते हैं, तो उनको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं अपना प्रॉपरली सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने में। किनको? शीप्स को। ठीक है जी। इतना ले लेती हैं बॉडी का जो 3 to 4% वेट होता है, उतना वो ले लेती हैं। ठीक है। अब क्या ये, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। अब देखो, कोलोस्ट्रम किसी भी स्पीसीज का हो, क्या बोल रहा हूं, कोलोस्ट्रम किसी भी स्पीसीज का हो, मैक्सिमम जो कैप होती है ना उतनी तो जाती नहीं है कभी। 24 आवर के बाद तो पक्का बर्बाद ही समझ लो, कोलोस्ट्रम पिलाया ना पिलाया वो बराबर बात हो जाएगी। बट विदिन 1 आवर, विदिन 2 आवर मैक्सिमम पिला देना चाहिए। और बिल्कुल बेस्ट, आप बोलोगे सर बेस्ट 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 15 से 20 मिनट के बाद पिला दो तो वो बेस्ट है बिल्कुल। नहीं तो 1 घंटा आप मान के चलो, 1 to 2 आवर लिखोगे तो हाँ ठीक है भाई, वो मैक्सिमम है, इतना मान के चलते हैं। किसी किसी का एक्सेप्शन देखेंगे तो आगे चला जाएगा, बट हमें क्या याद रखना है, 1 to 2 आवर। परफेक्ट बात करें, स्पेसिफिक स्पीसी स्पेसिफिक बात करेंगे तो आप लिख सकते हो 15 से 20 मिनट, जैसे ही 15 से 20 मिनट बाद भी आप इसको कोलोस्ट्रम दे सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर क्या होता है? गोट के अगर मामले में मैं बात करूं, कोई गोट है, उसको बच्चा है, किड है, किड बोलते हैं ना उसको, तो किड है, तो अगर वो उसकी मदर मर जाती है, वो गोट मर जाती है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क की को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसमें एक बात का आप ध्यान रखना, 26% क्या होता है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा था, ये याद रहना चाहिए था, तो मिनिमम था बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है खुद से, ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोट डिस्कस कर ली हमने, कॉमनली अवेलेबल फीड बता दिया हमने क्या होता है, बरसिम होता है, और क्या बताया मैंने, कोई बताना चाहेगा क्या क्या बताया हमने? ट्री लीव्स हुआ, आप बरसीम में ट्री लिप्स है, हाँ, और चने होने की जो तुड़ी होती है सर, बची हुई छिलका, हाँ वो व्हीट है। स्ट्रो, क्रॉप रेजिड्यू दे सकते हैं, है स्ट्रॉ ना? है, और डलिया है। हम्म, तो ये सारी चीजें हम क्या, ये कॉमनली अवेलेबल होती है इंडिया में, इससे हम इसको फीडिंग करा देते हैं। ठीक है, फीडिंग ऑफ किड्स क्या है आप देख लेना खुद से, कोलोस्ट्रम कितनी देर में दे देना चाहिए, विदिन 1 आवर दे देना चाहिए। ठीक है साहब। स्टार्टर राशन क्या होता है? मिल्क रिप्लेसर मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या बात याद रखनी है, 26% क्या होना चाहिए, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है ना, कोलोस्ट्रम के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो अगर मिल्क से उसको रिप्लेस करना भी है, मतलब मिल्क रिप्लेसर यूज करना है, क्योंकि उसकी मदर है जो, वो डेथ हो चुकी है उसकी, तो उसमें 26% डीसीपी होना चाहिए। ये मिनिमम, बेर मिनिमम बता रहा हूं, इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। फीडिंग ऑफ प्रेग्नेंट गोट्स कैसे कर सकते हैं? लैक्टेटिंग गोट्स, गोट्स फॉर मीट प्रोडक्शन, फीडिंग ऑफ गोट्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, आएगा आपका मिल्क और मीट देख लिया हमने। ठीक है। टेदरिंग ऑफ गोट्स, अब ये वाला पॉइंट और बता देता हूँ, टेदरिंग ऑफ गोट्स क्या होता है? टेदर का मतलब होता है उसको रस्सी से बांध देना एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हमने कोई पोल लगा दिया और यहाँ पे इसको रोप डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे गोट ये, अब ये एक रेडियस में घूम सकती है। ठीक है, तो इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहले तो फायदे से पहले मैं बताऊं, इसको यूज कब करते हैं, जब नंबर ऑफ गोट्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो काफी कम हो। ऐसा नहीं है कि आपने 50 एनिमल छोड़ दिए, एक के ऊपर एक रस्सा जा रहा है, रोप उलझ के वो गिर रहे हैं सारे, मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये अगर नंबर ऑफ एनिमल्स काफी कम है तो हम ये यूज करते हैं क्या,
टेथरिंग मेथड यूज करते हैं अगर नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो कम है, 2 to 3 एनिमल्स मान के चलो आप, उतने में हम यूज कर सकते हैं। फायदा क्या है इसका, भागेगी नहीं, ठीक है, कन्वेंटली यहाँ पे फीड करते रहेगी यूं, और भागेगी नहीं तो बाकी का जो फीड चाहिए हम इसको ला करके दे सकते हैं। एक आइडिया है हमें, जितना भी अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो बढ़िया बढ़िया आ जाएंगे, छाट छाट के अपनी मर्जी से किधर भी जाएगी। बट यहाँ पे अगर एक सर्कल में है, पूरा का पूरा घूम रही है, तो इस सर्कल के अंदर जितनी भी ग्रास होगी उसको वो एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएगी, कुछ नहीं छोड़ेगी उसमें से, ठीक है। और दूसरा क्या, हम इसको यहाँ पे कोई भी अपन फीड इसको सप्लीमेंट अगर हमें देना है तो यहाँ पे ये मिलेगी, हमें इसको दे सकते हैं। अगर ओपन में होगी तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और चौथी बात क्या है, हमें पता होगा कि इस गोट ने लगभग लगभग कितना ग्रास या कितना फीड कंज्यूम किया है, क्योंकि हमें पता है कि ये सर्कल से बाहर तो जा नहीं सकती है, ठीक है। इस रोप की जो लेंथ होती है यूजुअली वो 3 to 5 मीटर होती है। क्या होती है? 3 to 5 मीटर। जो ये आपको मैंने बातें बताई हैं, इसको आप बना करके लिखेंगे तो ठीक है, आपका आधार आंसर तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बट आप कभी भी ये मत सोचिएगा कोई भी टॉपिक होता है उसको मैं 2-4 लाइन में पूरा कंप्लीट कर देता हूं तो कि सर 10 नंबर में, 15-20 नंबर में कैसे लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बस टेथरिंग ऑफ गोट पूछ लिया आपसे, उसके साथ कुछ ना कुछ और ऐड करके वो पूछेंगे आपसे कि आप ये बता दो फीड हार्मोलेशन कैसे होता है, या टेथरिंग ऑफ गोट होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको जनरल आइडिया होना जरूरी है, डिटेल में तो आपको मिल ही जाएगा वर्ड फाइल में, ठीक है। फीडिंग ऑफ शीप फॉर मीट एंड वूल प्रोडक्शन, हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए हैं। क्या बताया था मैंने, जो अपर मजल होता है उसमें स्प्लिट होता है तो निबल कर लेती है लीव्स पे आसानी से, उसको ब्लेड नहीं लगते हैं, ठीक है। 3 से 4% लेता है अपना बॉडी वेट का, 10 से 12 घंटे चाहिए इसको अगर पूरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको इसका कंप्लीट करवाना है शिप का, ठीक है साहब। अगर वो ग्रेजिंग करती है और एक स्टाल फैड है, मतलब स्टाल फैड का मतलब क्या होता है, एक जगह है यहाँ पे खाना ला के दे देते हैं, तो जो ग्रेजिंग कर रही है, जो ग्रासेस पे जा रही है, उसको 10 से 15% ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, इतना एनर्जी लगा रही है इधर उधर जाके, थोड़ा सा ज्यादा उसको रिक्वायरमेंट रहेगा फीड का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हल्का सा आइडिया हमने ले लिया यहाँ पे। अब फीडिंग ऑफ लैम्प फॉर मीट प्रोडक्शन, ये पूरा आपको दिया हुआ है सारा, इसका डीसीपी, टीडीएन, विटामिन, मिनरल सब कुछ दिया हुआ है, वो सबका आपको अलग अलग से याद कर लेना है। फीडिंग ऑफ प्रेग्नेंट ईव्स कैसे करते हैं, लैक्टेटिंग ईव्स कैसे करते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर वूल प्रोडक्शन क्या होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें लिखनी है हमें, सल्फर, सल्फर तो होना ही चाहिए, सिस्टीन लिख दो, मिथियोनिन लिख दो, थ्रियोनिन लिख दो, सब कुछ चलेगा, सिस्टीन मिथियोनिन मत भूलना, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। फार्मुलेशन ऑफ ए बैलेंस डाइट इन शीप रेड फॉर ए वूल प्रोडक्शन, उसमें कुछ कुछ जो मैंने पॉइंट बताए थे वो क्या है, फार्मुलेशन अगर किसी भी स्पीसीज की बात करें तो रफेज बता दो, इससे क्या पता लगेगा, फाइबर कंटेंट कितना देना है उसकी बात करेंगे इसमें। कंसंट्रेट फीड में किसकी बात करेंगे, यहाँ पे भी एनर्जी की ही बात करते हैं यूजुअली, बट कंसंट्रेट को स्पेसिफिक मानते हैं, एनर्जी हम टीडीएन टीडीएन की फॉर्म में बता देते हैं। कुछ स्पीसीज में कंसंट्रेट नहीं दिया जाता डायरेक्टली, बट कुछ में दिया जाता है, ज्यादातर में दिया जाता है 80% में, तो हम वहां पे कंसंट्रेट की बात करके लिख सकते हैं कि कौन सा कंसंट्रेट दे रहे हैं साहब, ग्राउंड नट केक दे रहे हैं, वो लिख दिया। एनर्जी में हम लिख सकते हैं कितना टीडीएन, टीडीएन के हम एनर्जी में लिख सकते हैं कि टीडीएन वाली वैल्यू लिख दी इसकी यहाँ पे। प्रोटीन सोर्सेज में हम क्या लिख सकते हैं, सोयाबीन मील, इस तरह से लिख दिया। और आपका ये विटामिन एंड मिनरल्स में डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, किस स्पीसीज में कौन से विटामिन या किस पर्टिकुलर मिनरल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस तरह से हेडिंग्स को हम यूज कर सकते हैं। इसमें तो काफी आई भी नहीं है, जो हमने पढ़ा था इसमें भी प्रोटीन, ये तो सोर्सेज की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, वो टीडीएन एनर्जी सोर्सेज। आप ये आंसर बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं, मैंने क्या बताया आप लोगों को, एनर्जी के लिए टीडीएन, प्रोटीन के लिए डीसीपी, फिर असेंशियल अमीनो एसिड्स की हम बात कर सकते हैं, विटामिन की, मिनरल्स की, और फिर एडिटिव्स की बात कर ली, ठीक है। ये तो कॉमन ही होते, लिख ही सकते हैं सब में। अब एक मैंने आपको बताया था रफेज, जिसमें फाइबर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बताया, रफेज में बता दिया, कोई भी एग्जांपल दे दिए। टीडीएन में डायरेक्ट एनर्जी बता दी, और यहाँ पे टीडीएन के बाद लिख दिया एनर्जी सोर्सेज कौन से किस किस फीड से एनर्जी दी जाती है। टीडीएन तो डायरेक्ट वैल्यू एनर्जी इतनी चाहिए, बट किस किस सोर्स से दी जाती है, वो थोड़ा आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डीसीपी कितना चाहिए वो नंबर लिख दिया, प्लस में किस किस सोर्स से हम प्रोटीन देते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज को, वो लिख सकते हैं इसके अंदर। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से चाहिए, विटामिन, मिनरल और एडिटिव्स, इन सब को आप अगर लिखेंगे तो बहुत ही नाम अक्षर आपको याद करना पड़ेगा, और आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। उतना ही होता है, ऐसा नहीं है कि अगर 10 नंबर में है और आपका आंसर कम बन रहा है तो आप उसको जबरदस्ती कहीं से कुछ भी लिखेंगे, तो उनसे रिलेटेड चीजें लिखनी है। और कैसे बढ़ाना है आंसर, होपफुली मैं आपको आंसर कर चुका हूं कि आंसर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्वाइन्स की बात कर लेते हैं। पिगलेट फीडिंग में सबको पता है सबसे पहले कौन सा राशन दिया जाता है बच्चे को, क्रीप राशन दिया जाता है, फिर स्टार्टर राशन दिया जाता है, फिर ग्रोवर राशन दिया जाता है, उसके बाद भी एक राशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिनिशर राशन होता है। कि
हाँ भाई अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको फिनिशिंग मोड पे लेके आना है, हमें इसको स्लोटर करना है, उस टाइम पे उसको बोल देते हैं फिनिशर राशन। क्रीप राशन में कितने से कितने दिन तक होता है, ये स्टार्टर का ग्रोवर का ये सारा डाटा लिखा हुआ है, उसमें डिटेल लिखी हुई है, वहां से पिकअप करके आप अपने खुद के नोट्स छोटे से बना लीजिएगा, ठीक है। उसको डेली आपको रिवाइज करना है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर पिगलेट एनीमिया, अब समझने का है वो समझ लीजिए, तो डाटा है तो सिंपल याद करना आपको, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, ये अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो सर ये ऊपर नीचे क्यों, ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है कि पहले 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक ये रहेगा, फिर 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक ये रहेगा, फिर 6 से लेके 8 हफ्ते तक वो रहेगा। वो इस बेसिस पे, ये जैसे ही बच्चा है यहाँ पे, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर और थोड़ा बड़ा, और फिर बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज में आ जाएगा, तो वहां पे फिनिशर राशन भी हम दे देते हैं, ठीक है। इसमें डाटा लिखा हुआ है सबका, डीसीपी कितना चाहिए, टीडीएन कौन सा चाहिए, क्या एनर्जी सोर्स दे सकते हैं, क्या प्रोटीन सोर्स दे सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता देंगे आप लोग। उसके बाद अब आ जाओ समझने की जो बात है, जहां पे आपको समझ में आएंगे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर पिगलेट एनीमिया। पिगलेट एनीमिया का मतलब, एनीमिया का मतलब मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना इज अनीमिया। अब पिगलेट की बात करें तो यानी कि जो डैम है, जो फीमेल पिग है, आप ये समझिए, मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि कुछ लोग नॉन वेटनरियंस है तो उनको भी समझ में आ जाए, ऐसा ना रहे कि मैं ऐसे डैम ही बोलता रहूं, उनको समझ में नहीं आए, वो सोच रहे हो कि वो डैम वो पानी वाला डैम है ना। तो जो फीमेल पिग होती है, आप ये मान के चलिए, तो उसके अंदर जैसे ही बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं पिगलेट्स, पिगलेट्स, ठीक है, छोटे बच्चे। आप सभी को पता है कि काफी नंबर उनका क्या होता है, लीटर साइज बोलते हैं। अगर लीटर साइज का मतलब होता है कितने बच्चे निकले, बहुत ज्यादा बच्चों का नंबर है जो पैदा हुए हैं तो उनको लीटर साइज बोल देते हैं, बड़ा लीटर साइज है। अगर कम बच्चे होते हैं तो बोल देते हैं कि लीटर साइज उसका थोड़ा कम है, ठीक है। पिग में आपको पता है कि लीटर साइज काफी ज्यादा होता है, तो एक ये भी कारण है जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, पिगलेट्स होते हैं, उनमें प्रॉपर अमाउंट में जो मिल्क के अंदर आयरन होता है वो नहीं आ पाता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, उसके मिल्क के अंदर जो डैम होती है, जो फीमेल पिग होती है, उसके मिल्क के अंदर इतना आयरन सफिशियंट कंसेंट्रेशन में नहीं होता है। तो अगर आयरन सफिशियंट कंसेंट्रेशन में नहीं है तो हम सबको पता है कि पिगलेट दूध पिएंगे, जो मिल्क लेंगे, उसके अंदर भी आयरन कम होगा। और पिगलेट्स की बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में ग्रो कर रहे हैं, तो जितना ग्रो करने के बाद उनको आयरन चाहिए उतना आयरन उनको नहीं मिल पाएगा। और आयरन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, जो उनकी आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी। और आयरन नहीं रहेगा तो क्या होगा, आयरन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को अटैच करना, यानी कि जब लंग्स में ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पे अटैच करता है आरबीसी में, और फिर बॉडी में जाकर के उसको ड्रॉप कर देता है, फिर वहां से CO2 आती है, उसके बाद वो CO2 बाद में लंग्स से चली जाती है। अगर आयरन ही नहीं होगा आरबीसी में तो ऑक्सीजन अटैच कहां से करेंगे, ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी तो क्या होगा, एनर्जी की कमी, अनीमिया हो जाएगा पिगलेट्स के अंदर। और अनीमिया होगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, ससेप्टिबल हो जाएगा। ससेप्टिबल का मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसको बीमारी हो जाए, क्योंकि अगर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इम्यून सिस्टम भी उसका वीक हो जाएगा। अब इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आयरन डेक्स्ट्रान के इंजेक्शन आते हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन को लगा देते हैं। यूजुअली क्या होता है, फ्यू डेज जैसे ही बच्चा निकलता है बाहर दुनिया में आता है तो उसको आयरन डेक्स्ट्रान के इंजेक्शन लगाते रहते हैं कुछ दिनों के लिए, मान के चलिए 3 से 4 5 दिन 6 दिन, डिपेंडिंग की भाई आपको क्या कंडीशन लग रही है, वो उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 3 से 5 दिन आप मान के चलिए, तो उस टाइम पे हम क्या देंगे आयरन डेक्स्ट्रन के इंजेक्शन देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक आयरन सल्फेट का हम सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। किसको, जो मदर है, मदर को हम क्या लगा सकते हैं, आयरन, उसके अडर पे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लगा देंगे, ताकि वो जब सकल करें बच्चे पिगलेट्स तो आयरन डायरेक्टली उनको मिल्क के साथ जाता रहे उनके अंदर। फिर हम ओरल ड्रेंचेज भी यूज कर लेते हैं, नहीं ओरली भी दे देते हैं उनको, ठीक है। पहले इंजेक्शन लगा दिया, ओरली भी दे दिया, और प्लस में हमने आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो भी अडर पे लगा दिया है, तो उसको जब सकल करेंगे तो वो सॉल्यूशन भी आयरन का जो है वो भी उनके अंदर चला जाएगा, तो आयरन की कमी हो जाएगी दूर। ठीक है जी, ये पिगलेट से अनीमिया से रिलेटेड कुछ बातें थी, जिसमें सभी कंप्लीट कर चुके हैं होपफुली। अब है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर पिगलेट डायरिया। अब किसी को पिगलेट को छोड़ो यार, कोई भी हो, यूजुअली चलो पिगलेट है तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। पिगलेट्स को अगर डायरिया है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहला तो जो डायरिया वाला पोर्शन है उसमें व्हीट स्ट्रो वगैरह जो कच्चा रखो, आप जितना रख सकते हो उसको, जैसे ही डायरिया करता है तो उसको रिमूव करो, लिटर को बाहर फेंको, उसके बाद क्या करो, फिर से नई स्ट्रो ला करके दे दो जो ड्राई हो बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो डायरिया कर रहा है और उसमें जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से दूसरे बच्चों में भी जा रहा है वो, और वो खुद भी उसका इन्फेक्शन उसमें फिर से क्या होता जा रहा है, और ज्यादा उसमें बढ़ता जा रहा है। तो उसको जैसे ही वो डायरिया मतलब फीसिस बाहर निकालता है तो उसको ट्राई करो, उस एरिया को आप ड्राई कर दो। दूसरा, डायरिया है तो पानी की हो जाएगी कमी, तो उसको
क्लीन वाटर देते रहो। क्या करते रहो? क्लीन वाटर देते रहो। और तीसरा, चलो ठीक है, अब हो गया तो बीमार, तो यही कर सकते हैं हम, क्लीन वाटर दे दिया, ड्राई कर दिया उसको, एंटीबायोटिक्स दे दी, ठीक है, रिहाइड्रेशन कर दिया उसका। और बायोसिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखो ताकि ऐसा डायरिया का कोई भी ऐसा इंफेक्शन पिग्स में आए ही ना। और आ भी चुका है तो हम क्या करेंगे? उसको आइसोलेट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे बाकी के पिगलेट से, ताकि उनके अंदर डायरिया ना हो या बाकी के पिग्स में डायरिया ना हो। ठीक है, ये जनरल सी बातें थी, छोटी छोटी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रीप फीड क्या होता है, हमने यहाँ पे बात की, क्रीप राशन देंगे, शार्ट ये सब देंगे, इनका फायदा क्या है आखिरकार, क्यों दे रहे हैं ये? देखो, पहली बात, हम जैसी हम है ह्यूमन बीइंग, हम है सेल्फिश, हमें मतलब ये नेचुरल कैसा करता है, हमें चाहिए कम से कम खाना खिला के इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करके महंगा मार्केट में इसको बेच दे ताकि हमें ज्यादा फायदा हो, इसलिए हम करते हैं। लेकिन क्या ये बात लिख के आओगे क्या एग्जाम में? नहीं, ये बात लिख के आओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लिखना क्या है, इस चीज को मैं बताता हूँ, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, ठीक है। पहली बात, जो डैम होती है, जो मदर होती है पिगलेट की, उसके मिल्क में इतना ज्यादा एनर्जी और प्रोटीन और आयरन, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फीड साथ में दें ताकि बाकी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। और दूसरा, जो ग्रोथ हमें बहुत जल्दी करवानी है ना, उतना वो मिल्क से कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं सकता है, और ग्रोथ नहीं करेगा तो हमें क्या करना है, इसका ग्रोथ नहीं करेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए भी हम क्या देते हैं, ये क्रीप राशन, ग्रोवर राशन, फिनिशर राशन, ये सारे के सारे राशन, या मैं बोलूं क्रीप फीड देते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको फीड देना स्टार्ट करते हैं ना 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते से मतलब लगभग लगभग 15 दिन बाद देना स्टार्ट कर देते हैं, किसी में 10 दिन पहले देना स्टार्ट, मतलब 10 दिन बाद स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ जी, तो हम जो एक्स्ट्रा फीड, ये क्रीप फीड दे रहे हैं, इससे 2 फायदे मैंने बताए। एक तो उसके मिल्क में इतना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, अगर वो नहीं दोगे तो ऐसे ही बीमार हो जाएगा वो। दूसरा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो दे ही रहे हैं, प्लस में एक्स्ट्रा एनर्जी भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी दे रहे हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। और तीसरा क्या है, जब हम वो मिल्क पी रहा है बच्चा, डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि उसको सॉलिड फीड ला के दे देंगे, लो खाओ, अब उसको भी लगेगा कि ये क्या दे दिया। तो ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, जब वो मिल्क ले रहा था साथ में हमने क्रीप फीड दे दिया, क्रीप फीड के साथ साथ उसके बाद लास्ट में आप बाद में सॉलिड फीड दे दोगे तो उसको ज्यादा नहीं लगेगा वो। तो इससे क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम, जो सकलिंग फेज है उससे सॉलिड सॉलिड फीड जब खाना होता है उसको, इसके दौरान का जो ट्रांजिशन होता है उसमें हेल्प करता है कौन, जो क्रीप फीड है वो करता है। तो ये क्रीप फीड के बारे में कुछ बातें थी मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करी, ठीक है जी। अब फिजिकल फॉर्म ऑफ क्रीप फीड क्या क्या होते हैं, मैश होता है, पैलेट होता है, क्रम्बल्स होते हैं। अब इसका तरीका थोड़ा सा देख लो, एमसीपी आप याद कर सकते हो, एम सी और पी। मैश का मतलब क्या होता है, मैश कर दिया यूं यूं करके, लगा लीजिए रोटी है उसको तोड़ दिया यूं यूं करके टुकड़ों में, मैश करना वो होता है मैश। अब उसको कोई मैश करके आप किसी भी फीड को दोगे तो उसमें वेस्टेज ज्यादा होगा, इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, चला जाएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है क्रम्बल, यानी कि जो पैलेट फॉर्म में होता है ना फीड, सॉलिड फॉर्म में यूं करके, अब इसके कुछ टुकड़े कर दो छोटे छोटे, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे 3-4 टुकड़े बन जाएंगे उसके, ये और ये, इसको हम बोल देते हैं क्रम्बल्स, ठीक है। और फिर आता है पैलेट, यानी कि उसमें इतना बड़ा साइज है इसका, ठीक है। जो पैलेट होता है वो ओल्डर, जो ओल्डर पिग्स होते हैं उनके अंदर यूज होता है, मतलब ओल्डर पिगलेट्स जो होते हैं जो काफी थोड़े बड़े हो जाते हैं बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्रम्बल क्या होता है, जो बिल्कुल मिल्किंग फेज से लेकर के पैलेट वाले फेज तक हमें लेके आना है, ये ट्रांजिशन के लिए हेल्प में आते हैं। और मैश जो होता है, जो बिल्कुल ग्राइंड करके देते हैं, बिल्कुल ग्राइंड करके देते हैं, वो जो छोटा बच्चा है उसमें उसको डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता है, उसके लिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एंजाइम्स के लिए उतना बेनिफिट है, उतना इजिली वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो समझ में आया कि मैश वाला बच्चे के लिए, क्रम्बल वाला बच्चा टू थोड़ा ओल्डर के लिए, ट्रांजिशन फेज के लिए चाहिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, और पैलेट मतलब बड़ा साइज। एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, इस लेक्चर में कुछ भी नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि आप लोग खुद ही कर लेंगे, बट ठीक है हमें पढ़ाना है तो उसके लिए मेरे को एक चाहिए कि यार बिल्कुल जिसको नहीं आता है थोड़ा सा उसको आइडिया हो जाए क्या याद करना है हमें यहाँ पे, ठीक है जी। अब जेस्टेशन राशन है साउ के लिए, उसका डिटेल आपको याद करना है। फीडिंग फॉर लैक्टेटिंग साउस का, फीडिंग फॉर ब्रीडिंग बोर्स का, ब्रीडिंग बोर्स जो होते हैं ब्रीडिंग के लिए जिन बोर्स को यूज करते हैं, जो मेल पिग होता है बोर्स, अगर किसी को नहीं बताया तो उसमें हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमें उसको फीड देना होता है, ठीक है साहब। अब फीडिंग पिग फॉर लीन मीट प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, पिग को लीन मीट प्रोडक्शन के लिए क्या करना, फीड करना। अब लीन मीट प्रोडक्शन क्या होता है, जो पिग है वो ग्रो कर रहा है, उसको क्यों ग्रो करवा रहे हैं, क्या करवाना, कुछ काम है हमें उससे, ऑब्वियसली उसको स्लोटर करके मार्केट में बेचना, यही काम है हमें। अब मार्केट में जिसमें उसका मीट आया पिग का, ठीक है, अब उस मीट के अंदर
अगर फैट बिल्कुल कम अमाउंट में है, प्रोटीन ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और लीन मीट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर फैट कम हो। अब फैट किसी भी उस पिग के अंदर हम कैसे कम कर सकते हैं? जो भी चीजें फैट के लिए हम उसको दे रहे हैं वो कम कर दें। अगर प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन को ज्यादा कर दें। तो दो इंपॉर्टेंट बातें जो कभी मत भूलना, जो एक तो एनर्जी लेवल जो है उसको बहुत ज्यादा नहीं देना है, बिल्कुल बैलेंस्ड देना है, जितना चाहिए ना एग्जैक्ट उतना ही एनर्जी देना है। क्यों? अगर ज्यादा मैं एनर्जी दे दूंगा तो क्या होगा? ये बची हुई एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी फैट के अंदर, तो फैट डिपॉजिट हो जाएगा, लीन मीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। पहली बात। दूसरा, जितना फैट रिक्वायर्ड है बिल्कुल उतना ही फैट दो, ज्यादा फैट मत दो, ज्यादा फैट मत दो, और वो भी पूफा वाला दो, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला, जिससे मतलब गुड फैट फैट बने आगे जा करके, उसमें प्रॉब्लम ना हो। बट मेन बात यही रखो, फैट कम से कम देना है, एनर्जी देनी तो पड़ेगी लेकिन बैलेंस एनर्जी देनी है। ये नहीं कि थोड़ी ज्यादा दे दी, ज्यादा दोगे तो वो फैट में क्या हो जाएगा? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है। आ जाओ, प्रोटीन कंटेंट अगर हमें ज्यादा बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है, तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा ही रखना पड़ेगा। एनर्जी लेवल्स बैलेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल ज्यादा दोगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट जो है आप ट्राई करो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में दो, क्योंकि लीन मीट का मतलब क्या होता है? जिसमें फैट कम हो। फैट लिमिटेड अमाउंट में दोगे तो लीन ही बनेगा मीट जाके। और अमीनो एसिड बैलेंस वाला मैंने आपको जो बताया था, अगर हम प्रोटीन की बात करें, इतना प्रोटीन देना है, उसमें भी वो अमीनो एसिड का इनकॉर्पोरेशन का आप मेक श्योर करो, उनको आप सप्लीमेंट जरूर करो, या तो वो लिमिटिंग अमीनो एसिड है, या फिर वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, या फिर वो क्रिटिकल अमीनो एसिड है। ये तीनों की तीनों अमीनो एसिड्स आप मेक श्योर करो, अगर उस स्पीसीज में रिक्वायर्ड है तो आप उसको अलग से दे रहे हैं। पता लगे आप प्रोटीन तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बट जो क्रिटिकल अमीनो एसिड है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वही उसकी बॉडी में कम हो, अब चाहे वो खुद बना रहा था या बाहर से ले रहा था, वो कम है, तो यू जस्ट मेक श्योर कि आप वो प्रॉपर अमीनो एसिड दे रहे हैं, ताकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है ना वो अच्छा बनता रहे। कहने का मतलब ये है सीधा सा, सिर्फ प्रोटीन आप दे रहे हो डाइट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करेगा। सबसे पहला तो डाइजेस्टिबल होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स का कंपोजिशन है वो वाले अमीनो एसिड का होना जरूरी है, जिससे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कहां पे? बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता हो तो ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो सेल के अंदर होता है, जहां से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है जी। अब ये देखो, लो कॉस्ट स्वाइन राशन, सस्ता राशन बता दो पिग के लिए, सस्ता राशन बता दीजिए। लो कॉस्ट स्वाइन राशन में क्या आएगा? ग्रेन्स, ग्रेन में क्या बोल सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? मेज बोल दिया, मक्का होता है, दे दिया साहब, ठीक है। लेग्यूम में लुसर्न बोल दो, आप बरसीम बोल दो। लुसर्न नहीं होता है वैसे, लुसर्न की खास बातें होती हैं, वो पेरेनियल है, यानी काफी सालों के लिए वो चलता रहता है। एक बार ग्रो कर दिया, काटते रहो, आता रहेगा काफी सालों के लिए। ठीक है, लुसर्न की खास बात बता रहा हूँ, और प्रोटीन में काफी रिच होता है। ठीक है साहब। लोकल प्रोटीन से सोर्स में क्या आएगा? सोयाबीन आ जाएगा। फर्मेंटेड फीड में क्या आएगा? राइस ब्रान आ जाएगा, फर्मेंटेड राइस ब्रान आएगा। जबकि एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स में राइस ब्रान आप बोल दीजिए, राइस का जो छिलका होता है, व्हीट ब्रान बोल दीजिए, जो व्हीट का छिलका होता है, वो सबको हम डाल सकते हैं। किचन स्क्रैप स्क्रैप में कुछ भी दे दो, रोटी दे दो, लस्सी दे दो, दूध, कुछ जो बचा है अपना दे दो, थोड़ा थोड़ा। वैसे हम इसको किचन स्क्रैप बोल के खत्म कर देते हैं, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बताते।